अध्याय 2। क्योंकि एक आदमी जितना ज़्यादा खुद में होगा उसे दूसरे लोगों की उतनी ही कम ज़रूरत होगी। असल में दूसरे लोग उसके लिए उतना ही कम हो सकते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर समझदारी आदमी को अनसोशल बना देती है। ज़्यादातर यही वजह है कि ज़्यादा समझदारी आदमी को अनसोशल बना देती है। सच है, अगर समझदारी को क्वालिटी को क्वांटिटी से पूरा किया जा सके तो बड़ी दुनिया में भी जीना फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से 100 मूर्ख मिलकर भी एक समझदार आदमी नहीं बना सकते। लेकिन जो व्यक्ति तराजू के दूसरे छोर पर खड़ा है वह जल्द ही आज़ाद हो जाता है। ज़रूरत की पीड़ा से बचने के लिए वह किसी भी कीमत पर मनोरंजन और समाज पाने की कोशिश करता है, और जो भी पहला इंसान मिलता है उससे घुल मिल जाता है और खुद से भी दूर रहता है। क्योंकि अकेलेपन में जहाँ हर कोई अपने ही साधनों पर निर्भर होता है, इंसान के अंदर क्या है यह सामने आता है। अच्छे कपड़े पहने मूर्ख अपनी दुखी पर्सनैलिटी के बोझ के तले कर आता है, एक ऐसा बोझ जिसे वह कभी उतार नहीं सकता। जबकि टैलेंटेड इंसान अपने जोशीले विचारों के बंजर जगहों को भर देता है। सेनेका कहते हैं कि मूर्खता अपना ही बोझ है। सेनेका कहते हैं मूर्खता अपना ही बोझ है। ओमिनिस स्टेल्टिटिया लेबोरेट फास्टिडियो सुई एक बहुत अच्छी कहावत है जिसकी तुलना सिराज के बेटे जीसस से शब्दों में की जा सकती है। की मूर्ख की ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। और एक नियम के तौर पर यह पाया जाएगा कि एक आदमी उतना भी मिलनसार होता है जितना वह दिमागी तौर पर कमज़ोर और आमतौर पर घटिया होता है। क्योंकि इस दुनिया में किसी की पसंद एक तरफ अकेलेपन और दूसरी तरफ घटियापन से ज़्यादा नहीं होती। कहा जाता है कि सभी लोगों में सबसे ज़्यादा मिलनसार निग्रो होते हैं। वे दिमागी तौर पर सबसे नीचे होते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक फ्रेंच अखबार में पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका में अश्वेत लोग चाहे आज़ाद हों या गुलाम, खुद को छोटी से छोटी जगह में बड़ी संख्या में बस बंद रखना पसंद करते हैं। क्योंकि वे एक दूसरे से ज़्यादा बेइज्जती वाली कंपनी नहीं कर सकते। दिमाग को शरीर का एक तरह का पैरासाइट माना जाता है। एक पेंशनर जो शरीर के साथ रहता है और फुर्सत यानी अपनी चेतना या व्यक्तित्व का खुलकर आनंद लेने के लिए जो समय मिलता है वह बाकी ज़िंदगी का फल या उपज है, जो आमतौर पर सिर्फ मेहनत और प्रयास है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के खाली समय से क्या मिलता है? बोरियत, बेशक ये जब यह कामों का सुख या बेवकूफ़ी में न हो। जब यह कामुक सुख या बेवकूफ़ी न हो। ऐसा खाली समय की कितनी कम कीमत है यह इस बात से देखा जा सकता है कि इसे कैसे बिताया जाता है। और जैसा कि एरिस्टो ने कहा है, अनजान लोगों के खाली घंटे कितने कितने दुख भरे होते हैं। ओजियो लुंगे डी औमेनी इग्नोरेंटी आम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि वे अपना समय कैसे बिताएंगे। कोई भी टैलेंटेड आदमी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। कम समझ वाले लोग बोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी समझ इच्छा शक्ति को चलाने का एक नज़रिया है, और जब भी इच्छा को चलाने के लिए कुछ खास नहीं होता तो वे आराम कर लेती है और उनकी समझ छुट्टी ले लेती है। क्योंकि इच्छा शक्ति की तरह ही उसे भी काम करने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत होती है। नतीजा यह होता है कि इंसान में जो भी ताकत होती है वह बहुत ज़्यादा रुक जाती है। एक शब्द में कहें तो बोरियत। इस बुरी भावना को दूर करने के लिए इंसान उन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भागता है जो उसे उस पल के लिए अच्छी लगती हैं, इस उम्मीद में कि इस तरह इच्छा शक्ति को काम में लगाया जा सके, उसे काम पर लगाया जा सके, इस तरह बुद्धि को चलाया जा सके। क्योंकि बुद्धि को ही इच्छा शक्ति के इन इरादों को असरदार बनाना होता है। असली में नेचुरल इरादों की तुलना में ये सिक्के के लिए कागज़ के पैसे जैसे ही हैं, क्योंकि
उनकी कीमत सिर्फ मनमानी होती है। ताश के खेल और इस तरह के खेल दूसरे खेल है जो इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं, और अक्सर कुछ और करने को न हो तो इंसान अपने अंगूठे घुमाएगा या शैतान का टैटू बनाएगा, या सिगार उसके दिमाग की कसरत का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसलिए सभी देशों में समाज का मुख्य काम ताश खेलना और उसकी कीमत का पैमाना है, और यह एक व्यवहारिक निशानी है कि वह सोच में दिवालिया हो गया है। क्योंकि लोगों के पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता, वे ताश खेलते हैं, वे एक दूसरे का पैसा जीतने की कोशिश करते हैं। बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं गलत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि ताश खेलने के बचाव में यह कहा जा सकता है कि यह दुनिया और बिजनेस लाइफ के लिए एक तैयारी है तैयारी है क्योंकि क्योंकि इसलिए इससे कोई यह सीखता है कि अचानक आने वाले लेकिन न बदलने वाले हालात, इस मामले में ताश का चालाकी से इस्तेमाल कैसे किया जाए और उनसे जितना हो सके उतना फ़ायदा कैसे उठाया जाए। और ऐसा करने के लिए एक आदमी को थोड़ा सीखना होगा, धोखा देना और बुरे काम को अच्छा दिखाना। लेकिन दूसरी तरफ ठीक इसी वजह से ताश खेलना इतना बुरा होता है, क्योंकि इसका पूरा मकसद हर तरह की चाल चलना और किसी और का हक जीतने के लिए साजिशें और इस तरह की आदत जो टेबल की जो ताश के टेबल पर सीखी जाती हैं, जड़ जमा लेती हैं और असल ज़िंदगी में अपनी जगह बना लेती हैं। और रोज़मर्रा के कामों में आदमी धीरे धीरे मैम और टूम को ताश के पत्तों की तरह देखने लगता है और यह सोचने लगता है कि उसके पास जो भी फ़ायदे हैं उनका वह पूरा इस्तेमाल कर सकता है, जब तक कि वह कानून के दायरे में न आए। मेरा मतलब है, इसके उदाहरण रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। तो फुर्सत ज़िंदगी का फूल है, या यूँ कहें कि फल है, क्योंकि यह इंसान को खुद पर कब्जा करने में मदद करती है। इसलिए वे लोग सच में खुश होते हैं जिनके पास कुछ असली होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की फुर्सत से आपको क्या मिलता है? सिर्फ एक बेकार आदमी जो बोर हो और खुद पर बोझ हो। इसलिए प्यारे भाइयों, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम गुलाम औरत के बच्चे नहीं बल्कि आज़ाद लोगों के बच्चे हैं। उसके अलावा कोई भी ज़मीन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी उसे कम इंपोर्ट की ज़रूरत होती है, या बिल्कुल भी इंपोर्ट की ज़रूरत न हो। इसलिए सबसे खुश इंसान वह है जिसके पास अपने अंदर की दौलत में काफ़ी पैसा हो और उसे अपने गुजारे के लिए बाहर से बहुत कम या कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि इंपोर्ट महंगी चीज़ें हैं, निर्भरता दिखाती है, खतरा लाती है, परेशानी पैदा करती है, और कुल मिलाकर घर की पैदावार का एक खराब विकल्प है। किसी भी इंसान को दूसरे से या आमतौर पर बाहरी दुनिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बाहरी दुनिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक इंसान दूसरे के लिए क्या हो सकता है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर में इसका हर कोई अकेला आखिर में हर कोई अकेला खड़ा है, और केवल बात यह है कि अकेला कौन है। यहाँ उस आम सच का इस्तेमाल जिसे गोएथे ने डचिंग एंड वॉरहिट बुक 3 में माना है कि हर चीज़ में इंसान में आखिर में खुद से ही अपील होता है। जैसे कि गोल्डस्मिथ ने द ट्रेवलर में कहा है किसी भी फिर भी हर जगह हम खुद को ही अपनी खुशी देते हैं या पाते हैं। एक इंसान जो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बन सकता है या हासिल कर सकता है, उसका सोर्स वह खुद है। जितना ज़्यादा ऐसा होता है उतना ज़्यादा मनुष्य अपने आनंद के स्रोत में खुद ढूंढता है। वह जितना ज़्यादा खुश रहेगा उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा। इसलिए यह बहुत सच है कि अरस्तु कहते हैं, खुश रहने का मतलब है आत्मनिर्भर होना। खुश रहने का मतलब आत्मनिर्भर होना, क्योंकि खुशी के बाकी सभी सोर्स अपने स्वभाव में सबसे अनिश्चित कुछ समय के लिए किस्मत का खेल है। इसलिए सबसे अच्छे हालात में भी वे आसानी से ख़त्म हो सकते हैं, बल्कि यह ज़रूरी है क्योंकि वे हमेशा हमारे दायरे में नहीं होते और बुढ़ापे में खुशी के ये सारे सोर्स सूख जाते हैं। प्यार तब हमसे चला जाता है और समझदारी, घूमने की इच्छा, घोड़ों का मजा, मेल जोल की काबिलियत, दोस्तों रिश्तेदार भी मौत हमसे छीन लेती है। तब सबसे पहले से कहीं ज़्यादा यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान में क्या है, क्योंकि यही सबके साथ सबसे लंबे समय तक रहेगा। और ज़िंदगी के किसी भी समय यह खुशी का एकमात्र असली और हमेशा रहने वाला सोर्स है। दुनिया में कहीं भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। यह दुख और दर्द से भरी है, और हर कोई
दुनिया में कहीं भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता या दुख और दर्द से भरी हर कोई इंसान इनसे बच निकलता है, तो बोरियत हर कोने पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। और तो और आमतौर पर बुराई ही हावी रहती है और बेवकूफ़ी ज़्यादा शोर शोर मचाती है। किस्मत बेरहम है और इंसान बेचारा। ऐसी दुनिया में जो इंसान खुद में अमीर है, वह क्रिसमस के समय एक रोशन गर्म खुशनुमा कमरे जैसा है, जबकि बाहर दिसंबर की रात ठंड और बर्फ़ है। इसलिए बिना किसी शक के दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत एक अमीर इंसान का अनोखा तोहफा है, और ख़ासकर अच्छी समझ होना यह सबसे अच्छी किस्मत है, भले ही बहुत शानदार न हो। स्वीडन की रानी क्रिस्टीना ने 19 साल की उम्र में डेस्कार्टेस के बारे में जो बात कही थी उसमें बहुत समझदार थी। डेस्कार्टेस उस समय पोलैंड में 20 साल तक बहुत अकेले रहे, और रिपोर्ट के अलावा उन्हें सिर्फ एक लेख से ही पता था। उन्हें कहा, एम डेकार्टेस सबसे खुश इंसान है। मुझे लगता है कि उनकी हालत देखकर बहुत जलन होती है। बेशक, जैसा कि डेस्कार्टेस के साथ हुआ था, बाहरी हालत इतने अच्छे होने चाहिए कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी और खुशी का मालिक बन सके, या जैसा हम एलेक्सियटस में पढ़ते हैं, बुद्धि विरासत के साथ अच्छी होती है और उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है जो सूरज देखते हैं। जिस इंसान को कुदरत और किस्मत ने बुद्धि का वरदान दिया है, वह अपने अंदर मौजूद खुशी के लिए खुशी के झरनों को खुला रखने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन और सावधान रहेगा। और इसके लिए और इसके लिए आज़ादी और फुर्सत ज़रूरी है। इन्हें पाने के लिए वह अपनी इच्छाओं को कम करने और अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए तैयार रहेगा। खासकर इसलिए क्योंकि वह दूसरों की तरह अपनी खुशियों के बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। इसलिए वह पद, पैसा या अपने साथियों की मेहरबानी और तारीफ की उम्मीदों से गुमराह नहीं होगा, और खुद की छोटी इच्छाओं और घटिया पसंद के हिसाब से नहीं डलेगा, बल्कि ऐसे में वह उस सलाह को मानेगा जो फेरिस ने मेसेनस को अपने खत में दी है। मैं आम लोगों की एनर्जी से भरी नींद की तारीफ नहीं करता, और न ही मैं आज़ाद अरबों के आराम को उनकी दौलत से बदलता हूँ। बाहरी इंसान के लिए अपने अंदर की चीज़ों को कुर्बान करना अपनी पूरी या ज़्यादातर शांति, आराम और आज़ादी की शान है। पद, शान, टाइटल और इज्जत के लिए दे देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गोएथे ने सही किया था। मेरी अच्छी किस्मत ने मुझे बिल्कुल दूसरी तरफ खींच लिया है, जिस सत्य पर मैं यहाँ जोर दे रहा हूँ, यानी कि मानव स्वभाव का मुख्य स्रोत आंतरिक है। इसकी पुष्टि अरस्तु ने निकोमेचन एथिक्स में दिए गए उस सबसे सटीक अवलोकन से होती है कि प्रत्येक सुख के लिए किसी प्रकार की गतिविधि, किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। अरस्तु का सिद्धांत कि मनुष्य का सुख उसकी सर्वोच्च क्षमताओं से मुक्त प्रयोग में निहित है। स्टोबियस ने भी अपने पेरिपेटिट दर्शन की व्याख्या में प्रतिपादित किया है। वह कहते हैं कि सुख का अर्थ है अपने सभी कार्यों में सशक्त और सफल गतिविधि, और समझाते हैं कि उत्साह, यूनानी एरिटे से उनका तात्पर्य किसी भी चीज़ में महारत करना है, चाहे वह कुछ भी हो। अब उन शक्तियों का मूल उद्देश्य जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है, उसे हर तरफ उसे घेरने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करने में सक्षम बनाना है, और उसे उनके साथ काम करना और खेलना पड़ता है। मेरा मतलब है उनका इस्तेमाल बिना किसी मकसद के करना, इंसानी तकलीफ की वजह बोरियत से बचने के अलावा जिससे वह तुरंत गुजर जाता है। अमीर लोग ही बोरियत के सबसे बड़े शिकार होते हैं। ल्यूकेट्रिस ने बहुत पहले उनकी बुरी हालत के बारे में बताया था, और उनके बताए गए सच को आज भी हर बड़ी राजधानी में जिंदगी में पहचाना जा सकता है, जहां अमीर आदमी अपने हाल में बहुत कम होता है क्योंकि उसे वहां रहना बोरिंग लगता है। फिर भी वह वहीं लौट जाता है क्योंकि बाहर भी उसकी हालत अच्छी नहीं होती, या फिर वह जल्दी जल्दी अपने गांव वाले घर चला जाता है, उसमें आग लगी हो।
और वहाँ पहुँचते ही वह फिर से बोर हो जाता है और नींद में सब कुछ भूलने की कोशिश करता है या फिर एक बार फिर शहर वापस भाग जाता है। वह अक्सर बड़े घरों में निकलता है जो घर पर रहकर थक गया है और अचानक लौट आता है। सच में बाहर ऐसे इंसान से बेहतर कुछ नहीं जो खुद को ऐसा महसूस करता है। वह दौड़ता हुआ आदमियों को भगाता है, जल्दी से गांव की ओर जाता है, जलते हुए घरों में पहुंचने की अपील करता है। गांव में दहलीज पर पहुंचते ही उसे तुरंत जमाई आती है, या वह गहरी नींद में चला जाता है और विस्मृति ढूंढता है, या फिर जल्दबाजी में वह शहर को ढूंढता है और दोबारा जाता है। अपने जवानी में ऐसे लोगों में मसल्स वे और वाइटल एनर्जी बहुत ज़्यादा रही होगी। ये ऐसी ताकतें हैं जो दिमाग की ताकतों के उलट बहुत लंबे समय तक अपनी पूरी ताकत बनाए नहीं रख सकती, और बाद के सालों में या तो उनमें बिल्कुल भी दिमागी ताकत नहीं होती या काम की कमी की वजह से उनमें कोई ताकत नहीं बन पाती जिससे वे काम कर सकें। इसलिए वे बहुत बुरी हालत में होते हैं। फिर भी उनमें इच्छा शक्ति अभी भी होती है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी ताकत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वे अपनी इच्छा शक्ति को जोश से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बड़ी रकम वाले किस्मत के खेल। बेशक यह बुराई का सबसे बुरा रूप है, और आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर इस आदमी के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वह अपनी पसंद के हिसाब से कोई मनोरंजन जरूर चुनेगा, जैसे कि बॉलिंग या शतरंज, शिकार या पेंटिंग, घुड़दौड़ या संगीत, ताश या कविता, हेरलर्डी, फिलोसफी या कोई और शौक। हम इन शौकों को एक तरीके में बांट सकते हैं, उन्हें तीन बुनियादी ताकतों यानी तीन वजहों के तौर पर जो इंसान की शारीरिक बनावट बनाती है के तौर पर कम कम करके, और इसके अलावा इन ताकतों को अपने आप में और उन पक्के मकसदों से अलग जिन्हें वे पूरा कर सकती हैं, और बस तीन संभावित खुशी के सोर्स के तौर पर देखकर, जिनमें से हर आदमी अपनी पसंद का चुनेगा उसके हिसाब से कि वह किसी एक दिशा में कितना बेहतर है। सबसे पहले आते हैं जरूरी एनर्जी के मज़े, खाना पीना, डाइजेशन, आराम और नींद। और दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कहा जा सकता है कि ये खास और नेशनल मज़े हैं। दूसरे मसल्स एनर्जी के मज़े, जैसे चलना, दौड़ना, कुश्ती, डांसिंग, तलवारबाजी, घुड़सवारी और एथलेटिक्स के काम, जो कभी कभी खेलों का रूप होते हैं और कभी कभी मिलिट्री लाइफ और असली लड़ाई। तीसरे हैं सेंसिटिविटी मज़े, जैसे देखना, सोचना, महसूस करना या स्वाद लेना, कविता या संस्कृति, संगीत सीखना या पढ़ना, ध्यान, आविष्कार, दर्शन वगैरह के लिए। इन सभी सुखों की कीमत, तुलनात्मक महत्व, समय के बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं यह पढ़ने वालों पर छोड़ता हूँ। लेकिन हर कोई यह देखेगा कि जितनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही ज़्यादा सुख मिलेगा क्योंकि सुख में हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल होता है, और खुशी सुख के बार बार दोहराव में होती है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि इस मामले में समझदारी का सुख बाकी दो बुनियादी तरह के सुखों से ज़्यादा ऊंचा स्थान रखता है, जो जानवर में बराबर है बल्कि ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। यही समझदारी की ज़्यादा मात्रा है जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। अब हमारी मानसिक शक्तियाँ समझदारी का रूप हैं, और इसलिए इसकी ज़्यादा मात्रा हमें उस तरह के सुख के काबिल बनाती है जिसका संबंध मन से है, जिसे बौद्धिक सुख कहा जाता है। और जितनी ज़्यादा समझदारी हावी होगी उतना सुख उतना ही ज़्यादा होगा। एक आम साधारण आदमी किसी भी चीज़ में तभी गहरी दिलचस्पी लेता है जब वह उसकी इच्छा को जगाती है, यानी वह उसके लिए निजी दिलचस्पी का मामला हो। लेकिन इच्छा का लगातार जोश, कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि कभी भी पूरी तरह से
अच्छा नहीं होता। दूसरे शब्दों में इसमें दर्द होता है। ताश खेलना जो हर जगह अच्छे समाज या यूनिवर्सल काम है, इस तरह का जोश पैदा करने का तरीका है, और वह भी इतने छोटे हितों के जरिए जो असली और हमेशा रहने वाले दर्द के बजाय हल्के और कुछ देर का दर्द पैदा करते हैं। ताश खेलना असल में इच्छा को सिर्फ गुदगुदाना है। दूसरी तरफ तेज दिमाग वाला आदमी सिर्फ ज्ञान के जरिए चीज़ों में गहरी दिलचस्पी ले सकता है। इसमें इच्छा शक्ति की कोई मिलावट नहीं होती, बल्कि ऐसी दिलचस्पी उसके लिए ज़रूरी होती है। यह उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ दर्द का एक अजनबी चीज़ है, एक हव्य दिव्य हवा जहाँ देवता शांत रहते हैं। आम लोगों की ज़िंदगी। इन दो तस्वीरों को देखिए। आम लोगों की ज़िंदगी संघर्ष और कोशिशों का एक लंबा बोरिंग रिकॉर्ड, जो पूरी तरह से निजी भलाई के छोटे मोटे फ़ायदों हर तरह के दुख के लिए समर्पित है। एक ऐसी ज़िंदगी जो असहन या बोरियत से घिर जाती है। ऐसे ही ये मकसद पूरे हो जाते हैं और इंसान खुद पर वापस आ जाता है, जहाँ से उसे फिर से किसी तरह के मूवमेंट के लिए तभी जगाया जा सकता है जब जुनून की जंगली आग। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत है, जो विचारों से भरपूर और ज़िंदगी और मतलब से भरा जीवन जीता है। जैसे ही उसे आज़ादी मिलती है, वह अच्छी और दिलचस्प चीज़ों में लग जाता है और अपने अंदर सबसे अच्छी खुशी का जरिया रखता है। जो उसे बाहरी प्रेरणाएं चाहिए वे कुदरत के कामों से और इंसानी मामलों और सभी ज़माने और देश के महान लोगों की कामयाबियों के बारे में सोचने से आती हैं, जिन्हें सिर्फ इस तरह का आदमी ही अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि वही उन्हें पूरी तरह समझ और महसूस कर सकता है। और इसलिए सिर्फ उसी के लिए वे महान लोग असल में जीते हैं। वे उसी को अपील करते हैं, बाकी तो बस आम सुनने वाले हैं, जो या तो उन्हें या उनके फॉलोअर्स को आधा ही समझ पाते हैं। बेशक समझदार आदमी की इस खासियत का मतलब यह है कि उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा एक ज़रूरत है पढ़ने, देखने, स्टडी करने, मेडिटेशन करने, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। शॉर्ट में बिना किसी रुकावट के आराम की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि वोल्टेयर ने बहुत सही कहा है, असली ज़रूरतों के बिना कोई असली खुशी नहीं होती, और उनकी ज़रूरतें ही है जिसकी वजह से ऐसे आदमियों को वे खुशी मिलती हैं जो दूसरों को नहीं मिलती, जैसे कुदरत, कला और साहित्य की अलग अलग खूबसूरती। इन खुशियों को उन लोगों के आसपास जमा करना जो उन्हें नहीं चाहते और उनकी तारीफ नहीं कर सकते, वह वैसे ही जैसे बूढ़े बालों वाले लोगों से प्यार की उम्मीद करना। इस मामले में खास अधिकार पाने वाला आदमी दो तरह की ज़िंदगी जीता है, एक पर्सनल और एक इंटेलेक्चुअल ज़िंदगी। और बाद वाली ज़िंदगी को धीरे धीरे असली ज़िंदगी माना जाने लगता है, और पहली वाली को सिर्फ एक जरिया। दूसरे लोग इस ऊपरी, खाली और परेशान ज़िंदगी को ही अपना मकसद बना लेते हैं। ऐसा आदमी अपने बाकी सभी कामों से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ज़िंदगी को प्राथमिकता देगा। समझ और ज्ञान के लगातार बढ़ने यह इंटेलेक्चुअल ज़िंदगी ऐसा आदमी प्राथमिकता देगा। समझ और ज्ञान के बढ़ने से लगातार यह इंटेलेक्चुअल जिंदगी धीरे धीरे बनने वाली कला की तरह एक जैसापन, हमेशा रहने वाली तेजी, एक ऐसी एकता हासिल कर लेगा जो अभी पूरी होती जाएगी। इसकी तुलना में पर्सनल आराम पाने के लिए समर्पित जिंदगी एक ऐसी जिंदगी जो सच में बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन कभी गहरी नहीं हो सकती, बस दिखावा है। और फिर भी जैसा मैंने कहा है, लोग इस तरह की घटिया ज़िंदगी को ही अपना मकसद बना लेते हैं। रोज़मर्रा की आम जिंदगी जब तक उसमें जुनून न हो, बोरिंग और बेस्वाद होती है, और अगर उसमें जुनून हो जाए तो वह जल्द ही दर्दनाक हो जाती है। सिर्फ वही खुश है जिन्हें कुदरत ने ज़्यादा चीज़ें दी हैं। बुद्धि कुछ ऐसा जो उनके इच्छा के आदेशों को पूरा करने के लिए न्यायोचित आवश्यकता से परे हो, क्योंकि यह उन्हें बौद्धिक जीवन जीने में भी सक्षम बनाती है। एक ऐसा जीवन जो दर्द से मुक्त हो और ज्वलंत रुचियों से भरा हो। केवल फुर्सत यानी इच्छा की सेवा में व्यस्त बुद्धि अपने आप में पर्याप्त नहीं, शक्ति का वास्तविक अधिशेष होना चाहिए, जो इच्छा की सेवा से मुक्त हो और बुद्धि के लिए समर्पित हो। क्योंकि जैसा ही सेनेका कहते हैं, ओटियम साइन लिटरेस मोरस एस्ट ए
सपोर्टर अनपढ़ अवकाश मृत्यु का एक रूप है, एक जीवित कब्र है। अधिशेष की मात्रा के साथ अलग अलग एक दूसरे जीवन में, मन के जीवन में अनगिनत विकास होंगे। यह केवल कीड़े, पक्षियों, खनिजों, सिक्कों या कविता और दर्शन की सर्वोच्च उपलब्धियों का संग्रह और लेबलिंग हो सकता है। मन का जीवन न केवल ऊब के खिलाफ एक रुख सुरक्षा है, यह ऊब के हानिकारक प्रभावों को भी दूर करता है। यह हमें बुरी संगत से, उन कई खतरों, दुर्भाग्य, नुकसान और फिजूल खर्ची से बचाता है जिनका सामना वह आदमी जरूर करेगा जो अपनी खुशी पूरी तरह से दुनिया पर लगाता है। उदाहरण के लिए, मेरी फिलोसफी ने मुझे कभी एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे कई खर्चों को बचाया है। लेकिन इसने मेरे कई खर्चों को बचाया है। आम आदमी अपनी ज़िंदगी की खुशी बाहर की चीज़ों जैसे प्रॉपर्टी, रैंक, पत्नी, बच्चे, दोस्त, समाज वगैरह में लगाता है, ताकि जब वह उन्हें खो दे या निराश हो तो उनकी खुशी की बुनियाद खत्म हो जाए। दूसरे शब्दों में, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद में नहीं है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद में नहीं है। हर इच्छा और सनक के साथ लगातार बदलता रहता है। अगर वह अमीर आदमी है तो एक दिन वह गांव में अपना गाँव हर घर होगा, दूसरे दिन घोड़ा खरीदना या दोस्तों के साथ मेहमान नवाजी या घूमना फिरना, संक्षेप में आम ऐशो आराम की ज़िंदगी। इसका कारण यह है कि वह अपनी खुशी बाहर की चीज़ों में ढूंढता है। जैसा कोई जिसकी सेहत या ताकत चली गई हो, वह अपनी ज़िंदगी की ताकत जो उसने खोई है उसे बढ़ाने के बजाय जेल या ड्रग्स का इस्तेमाल करके वापस पाने की कोशिश करता है। वापस पाने की कोशिश करता है। इसके उलट बात करने से पहले आइए इस आम तरह के आदमी से तुलना करें जो दोनों के बीच में आता है, जिसमें हो सकता है दिमाग की कोई खास ताकत न हो, लेकिन आमतौर पर उससे थोड़ी ज़्यादा समझ है। वह कला में शौकिया दिलचस्पी लेगा या विज्ञान की किसी शाखा में अपना ध्यान लगाएगा। उदाहरण के लिए, वनस्पति विज्ञान या भौतिकी, खगोल विज्ञान, इतिहास या ऐसी पढ़ाई में बहुत मजा पाएगा, और जब वह ऐसा करेगा तो उससे अपना मनोरंजन करेगा। खुशी की बाहरी ताकतें खत्म हो गई हैं या अब उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही। ऐसे आदमी के बारे में कहा जा सकता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ हद तक खुद में होता है। लेकिन कला में शौकिया दिलचस्पी, क्रिएटिव काम में बहुत अलग होती है, और साइंस की शौकिया खोज अक्सर ऊपरी होती है और मामले की तह तक नहीं पहुंचती। कोई आदमी खुद को ऐसी खोजों से पूरी तरह नहीं जोड़ सकता या अपनी पूरी जिंदगी में उनसे इतना भर नहीं सकता कि उसे बाकी सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी ही न रहे। यह सिर्फ सबसे ऊंची दिमागी ताकत, जिसे हम जीनियस कहते हैं ही है, जो इस हद तक पहुंचती है हर समय, और वे अस्तित्व को अपनी थीम बनाती है और दुनिया के बारे में अपनी खास सोच को दिखाने की कोशिश करती है, चाहे वह जिंदगी को कविता का विषय माने या फिलोसफी का। इसलिए ऐसे आदमी के लिए खुद के साथ, अपने विचारों और कामों के साथ बिना किसी रुकावट के व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। अकेलापन अच्छा है, फुर्सत सबसे बड़ी चीज़ है, और बाकी ये सब कुछ गैर जरूरी बल्कि बोझिल है। यह ऐसा आदमी है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह से खुद में है। यही वजह है कि इस तरह के लोग और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, चाहे उनका कैरेक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दोस्तों, परिवारों और आमतौर पर समाज में वह गहरी और बेहिसाब दिलचस्पी नहीं दिखाते जो अक्सर दूसरे लोग दिखा पाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास से सिर्फ खुद होते तो वे बाकी सब कुछ खोने पर भी दुखी नहीं होते। इससे उनके कैरेक्टर में अकेलापन आ जाता है, जो और भी असरदार होता है, क्योंकि दूसरे लोग उन्हें अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल, वे कुल मिलाकर एक अलग नेचर के होते हैं। और तो और क्योंकि यह फ़र्क लगातार उन पर हावी होता रहता है, इसलिए वे इंसानों के बीच एलियन की तरह घूमने के आदी हो जाते हैं, और आमतौर पर इंसानियत के बारे में सोचते समय हम के बजाय वे कहने लगते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंसान जिसे कुदरत ने दिया है इंटेलेक्चुअल दौलत के साथ सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। यह सच है, और ऑब्जेक्टिव से सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चाहे जो भी हो वह सिर्फ इनडायरेक्टली काम कर सकता है। दूसरी बात, और ऑब्जेक्टिव के जरिए यह सच में
लूसियन ने बहुत अच्छे से बताया है। आत्मा का धन एकमात्र ही सच्चा धन है, क्योंकि अन्य सभी धन के साथ उनसे भी बड़ा अभिशाप जुड़ा होता है। आंतरिक धन वाला व्यक्ति बाहर से और कुछ नहीं चाहता। आंतरिक धन वाला व्यक्ति बाहर से कुछ और नहीं चाहता सिवाय अबाधित फुर्सत और नकारात्मक उपहार के ताकि वह अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित और परिपक्व कर सके, यानी अपने धन का आनंद ले सके। संक्षेप में, वह अपने पूरे जीवन हर दिन और हर घंटे स्वयं होने की अनुभूति चाहता है। यदि उसे पूरी जाति पर अपने मन के चरित्र की छाप छोड़नी हो तो उसके पास खुशी या नाखुशी का केवल एक ही पैमाना है। अपनी शक्तियों को पूर्ण करने और अपना काम पूरा करने में सफल होना या असफल होना, बाकी सबका महत्व कम है। तदनुसार सभी युगों में महानतम दिमागों ने अबाधित फुर्सत को सबसे अधिक मूल्य दिया है, जिसका मूल्य ठीक उतना ही है जितना कि स्वयं मनुष्य का। अरस्तु कहते हैं, खुशी मनुष्य की फुर्सत में निहित है। और डायोजनीज लेटियर्स बताते हैं कि सुकरात ने फुर्सत की प्रशंसा सभी संपत्तियों से अच्छी बताई है। जैसे कि उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में कहा है, किसी भी पावर का फ्री इस्तेमाल, चाहे वह कुछ भी हो, खुशी है। फिर से विलियम मिस्टर में गोएथे की कही बात से मेल खाता है। जो आदमी किसी टैलेंट के साथ पैदा होता है जिसका इस्तेमाल उसे करना होता है, उसे उसका इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन बिना किसी रुकावट के फुर्सत मिलना आम बात नहीं है, बल्कि यह इंसानी फितरत से अलग है, क्योंकि आम आदमी की किस्मत अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में ही ज़िंदगी बिताना है। क्योंकि आम आदमी की किस्मत अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बिताना है। यह संघर्ष और ज़रूरत का बेटा आज़ाद समझ का नहीं। इसलिए लोग आम तौर पर बिना किसी रुकावट के फुर्सत से जल्दी ही उब जाते हैं, और अगर इसे बिताने के लिए कोई मनगढ़ंत और ज़बरदस्ती का मकसद जैसे खेलना, समय बिताना और हर तरह के शौक न हो तो यह बोझ बन जाता है। इसी वजह से यह खतरों से भरा हो सकता है। डिफिलिस इन ओटियो क्विज एक सच्ची कहावत है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो तो चुप रहना मुश्किल होता है। और दूसरी ओर आम से कहीं ज़्यादा समझदारी का लेवल जितना अजीब है उतना ही अजीब भी। लेकिन अगर यह है और जिस आदमी को यह मिली है उसे खुश रहना है, तो उसे बिना रुकावट डाले आराम की ज़रूरत होगी, जिसे दूसरे लोग बोझिल या नुकसानदायक मानते हैं, क्योंकि इसके बिना वह एक पेगासस की तरह और इसलिए दुखी है। अगर ये दो अजीब हालत बाहरी और एक ही इंसान में अंदरूनी बिना किसी रुकावट के फुर्सत और बड़ी समझ का मेल हो जाए तो एक बहुत बड़ी किस्मत है। और अगर किस्मत इतनी भी अच्छी हो तो इंसान बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। ऐसी ज़िंदगी जो इंसानी दुख, दर्द, बोरियत के दो उल्टे कारणों से, जीने के दर्दनाक संघर्ष से, और फुर्सत जो खुद आज़ाद ज़िंदगी को झेलने की काबिलियत की कमी से बची रहे। ये ऐसी बुराइयां हैं जिनसे सिर्फ एक दूसरे के बेअसर करके ही बचा जा सकता है। इसलिए इस नज़रिए के उलट भी कहा जा सकता है बड़ी इंटेलेक्चुअल पावर का मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी जो अपने स्वभाव में सबसे ज़्यादा नर्वस हो और इसलिए हर तरह के दर्द के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो। इसके अलावा ऐसी पावर का मतलब है एक तेज मिजाज, बड़े और ज़्यादा साफ विचार, जो बड़ी इंटेलेक्चुअल पावर के साथ मिलकर अपने मालिक पर भावनाओं की वैसी ही तेजी लाते हैं जिससे वे उस भावनाओं से कहीं ज़्यादा हिंसक हो जाती है जिनका आम आदमी शिकार होता है। अब दुनिया में खुशी से ज़्यादा दर्द देने वाली चीज़ें हैं। फिर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर उस आदमी को दूसरे लोगों और उनके कामों से दूर कर फिर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर उस आदमी को दूसरे लोगों के कामों से दूर कर देती जिसके पास यह होती, क्योंकि किसी आदमी के पास जितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर होगी वह उनमें उतनी ही कम चीज़ें ढूंढ पाएगा और जिन सौ चीज़ों में उन्हें मज़ा आता था उन्हें वह हल्का और बेस्वाद समझेगा। तो शायद यहाँ उस कंपैशन के नियम का एक और उदाहरण है जो हर जगह महसूस होता है। कितनी बार हम यह कहते हुए सुनते हैं, और कुछ हद तक सच भी है, कि छोटी सोच वाला आदमी असल में सबसे ज़्यादा खुश रहता और हद सच में कुछ भी
कि छोटी सोच वाला आदमी असल में सबसे ज़्यादा खुश रहता है, भले ही उसकी किस्मत अच्छी ना हो। मैं इस बात पर पढ़ने वाले के अपने फैसले को रोकने की कोई कोशिश नहीं करूँगा, खासकर इसलिए क्योंकि सोफोक्लीज ने खुद दो बिल्कुल अलग राय दी है। एक जगह वे कहते हैं बुद्धि ही सबसे बड़ी खुशी है, और फिर एक जगह वे कहते हैं कि बिना सोचे समझे जीने वाला इंसान सबसे ज़्यादा खुशनुमा होता है। खुशनुमा होता है। ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट में के दार्शनिक भी खुद को इसी तरह से विरोधाभास में पाते हैं। मूर्ख का जीवन मृत्यु से बदतर है, और बहुत बुद्धि में बहुत दुख है, और जो ज्ञान बढ़ाता है वह दुख भी बढ़ाता है। जो ज्ञान बढ़ाता है वह दुख भी बढ़ाता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जिस आदमी की कोई दिमागी ज़रूरतें नहीं होती, क्योंकि उसकी समझ कम और नॉर्मल होती है, उसे शब्द के सही मतलब में फिलिस्तीन कहा जाता है। यह बात शुरू में जर्मन भाषा के लिए खास थी। यूनिवर्सिटी में एक तरह का स्लैंग शब्द बाद में तुलना करके ऊंचे मतलब से इस्तेमाल किया गया है, हालांकि इसका असली मतलब वही था जो उसे बताता है जो म्यूज का बेटा नहीं है। एक फिलिस्तीन ग्रीक अमूसोर एनार होता है और रहता है। मैं एक ऊंचा नज़रिया अपनाना पसंद करूंगा, और ऊंचे फिलिस्तीन शब्द उन लोगों पर लागू करूंगा जो हमेशा ऐसी असलियतों में लगे रहते हैं जो असलियत नहीं है, चूंकि ऐसी परिभाषा एक परलौकिक परिभाषा होगी और इसलिए आमतौर पर समझ में नहीं आएगी, इसलिए यह इस हिसाब में शायद ही सही होगी। इसका मकसद पॉपुलर होना है। दूसरी परिभाषा को और आसानी से समझाया जा सकता है, और जो इन खूबियों के जरूरी नेचर और को संतोषजनक ढंग से दिखाती है। जो फिलिस्तीन को अलग बनाती है उसे बिना दिमागी ज़रूरतों वाला आदमी माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि सबसे पहले खुद के बारे में कि उसे कोई दिमागी खुशी नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया है, असली ज़रूरतों के बिना कोई असली खुश नहीं होती। एक फिजूल खर्च की ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए ज्ञान और समझ हासिल करने की, या उस असली खूबसूरती वाले सुख का अनुभव करने की कोई इच्छा नहीं होती, तो उनसे बहुत मिलता जुलता हो। अगर इस तरह के सुख फैशनेबल हैं और फिजूल खर्च को उन पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन वह उनमें जितना हो सके कम दिलचस्पी लेगा। उसके असली सुख सिर्फ सेंसुअल तरह के होते हैं, और वह सोचता है कि ये उसे दूसरे के नुकसान की भरपाई करते हैं। उसके लिए सीप और शेपन की ज़िंदगी ही सबसे बड़ी चीज़ है। उसकी ज़िंदगी का मकसद ऐसी चीज़ें हासिल करना है जो उसके शरीर में भलाई में मदद करे, और अगर उसे इससे परेशानी होती है तो वह सच में खुश है। अगर ज़िंदगी की ऐशो आराम उस पर लाद दिए जाएं तो वह ज़रूर बोर हो जाएगा, और बोरियत के खिलाफ उसने बहुत कुछ सोचा है। इलाज, बोल, थिएटर, पार्टी, ताश, जुआ, घोड़े, औरतें, शराब, घूमना फिरना वगैरह, ये सब एक आदमी को बोर होने से नहीं बचा सकते, क्योंकि जहाँ दिमागी ज़रूरतें नहीं होती वहाँ दिमागी खुशी मुमकिन नहीं होती। फिलिस्तीनी लोगों की एक खासियत है, एक बोरिंग सूखी सी गंभीरता जो जानवरों जैसी होती है। उसे सच में आ फिलिस्तीनी लोगों की एक खासियत है, बोरिंग सूखी सी गंभीरता जो जानवरों जैसी होती है। उसे सच में कुछ भी खुश नहीं करता, या एक्साइट नहीं करता, या इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि सेंसुअल खुशी जल्दी ख़त्म हो जाती है, और फिलिस्तीनियों का साथ जल्दी ही बोझ बन जाता है, और कोई ताश खेलते खेलते भी थक जाता। सच है, घमंड की खुशियाँ बची रहती हैं, ऐसी खुशियाँ जिनका वह अपने तरीके से मजा लेता है, या तो खुद को पैसा या रैंक या असर असर और ताकत में दूसरे लोगों से बेहतर समझकर जो उसे इज्जत देते हैं, या कम से कम उन लोगों के साथ घूमकर जिनके पास ये खूबियाँ ज़्यादा हैं, उनकी शान की रोशनी में खुद को धूप सेकते हुए, जिसे अंग्रेजी स्नोब कहते हैं। दूसरी बात, दूसरों के मामले में एक अशिक्षित इंसान के असल स्वभाव से यह पता चलता है कि क्योंकि उसके पास कोई दिमागी ज़रूरत नहीं होती बल्कि सिर्फ शारीरिक ज़रूरत होती है, इसलिए वह उन लोगों के साथ चाहेगा जो उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, लेकिन उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। वह अपने दोस्तों से किसी भी तरह की दिमागी काबिलियत की उम्मीद नहीं करेगा, बल्कि अगर उसे मिल भी जाए तो यह उसके मन में नफ़रत और यहाँ तक कि नफ़रत भी जगाएगा, इसलिए क्योंकि सिर्फ कमजोरी की एक बुरी भावना के अलावा उसके दिल में
एक तरह की जलन भी होती है जिसे खुद से भी सावधानी से छिपाना पड़ता है। फिर भी यह कभी कभी मन के द्वेष में की एक छिपी हुई भावना बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में कभी यह नहीं आएगा कि वह अपनी कीमत या वैल्यू के बारे में अपने विचारों को दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए। लेकिन इन सब उसके मन में यह कभी नहीं आएगा कि अपनी कीमत या वैल्यू के बारे में अपने विचारों को दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए। ओके, ऐसे गुण हैं, वह रैंक और पैसा, पावर और असर को प्राथमिकता देता है, जो उसकी नज़र में दुनिया में एकमात्र असली फायदे लगते हैं और उसकी इच्छा और खुद उनमें सबसे आगे निकलने की होगी। यह सब उसके बिना दिमागी ज़रूरतों वाले आदमी होने का नतीजा है। सभी फ़िलिस्तीनियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं होती और बोरियत से बचने के लिए उन्हें लगातार असलियत की ज़रूरत होती है। लेकिन असलियत या तो संतोषजनक नहीं होती या खतरनाक। जब उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है तो वे थकान वाली हो जाती हैं। लेकिन आइडियल दुनिया असीमित और शांत होती है। हमारे दुख के दायरे से कुछ दूर। अध्याय 3। संपत्ति या एक आदमी के पास क्या है। इपिकुरस ने इंसान की ज़रूरतों को 3 हिस्सों में बांटा है और खुशी के इस महान प्रोफेसर का किया गया बंटवारा सच्चा और बढ़िया है। सबसे पहले आती है नेचुरल और जरूरी ज़रूरतें, जैसे कि जब पूरी न हो तो दर्द होता है, जैसे खाना, कपड़ा, विक्टस एट एमिक्टस, ऐसी ज़रूरतें जो आसानी से पूरी हो सकती हैं। दूसरी ज़रूरतें जो नेचुरल हैं लेकिन ज़रूरी नहीं, जैसे कुछ इंद्रियों की संतुष्टि। हालांकि मैं यह भी जोड़ सकता हूँ कि डायोग्निज लेट्रियस की रिपोर्ट में एपिकुरस ने यह कुछ नहीं बताया कि उनका मतलब किन इंद्रियों से है। इसलिए इस पॉइंट पर उनके सिद्धांत के बारे में मेरी जानकारी ओरिजिनल से ज़्यादा पक्की और सटीक है। ये ज़रूरतें पूरी करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तीसरी कैटेगरी में वे ज़रूरतें हैं जो न तो नेचुरल हैं और न ही ज़रूरी, जैसे लग्जरी, फिजूल खर्चे, दिखावा, शान शौकत की ज़रूरत है जो कभी ख़त्म नहीं होती और उन्हें पूरा करना मुश्किल है। यह तय करना मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं, तो कि ये तर्क को पैसे की चाहत पर कौन सी लिमिट लगानी चाहिए, क्योंकि पैसे की कोई पक्की रकम नहीं है जो किसी इंसान को खुश कर सके। रकम हमेशा रिलेटिव होती है, यानी बस उतनी जितनी वो चाहता है और जो उसे मिलता है उसके बीच का अनुपात बनाए रखे। क्योंकि किसी इंसान की खुशी को सिर्फ उसे मापना जो उसे मिलता है और उससे नहीं जो उससे मिलने की उम्मीद है, इतना बेकार है जितना कि एक हिस्से को बताने की कोशिश करना जिसमें एक अंश हो तो लेकिन कोई हर न हो। एक इंसान कभी नहीं उसे उन चीज़ों का नुकसान महसूस होता है जिनके बारे में वह कभी सोचता नहीं। वह उसके बिना भी उतना ही खुश रहता है, जबकि दूसरा जिसके पास 100 गुना ज़्यादा हो सकता है दुखी महसूस करता है, क्योंकि उसे वह चीज़ नहीं मिली जो वह चाहता है। असल में यहाँ भी हर आदमी का अपना एक दायरा होता है और वह उतना ही उम्मीद करेगा जितना उसे लगता है उसके लिए मुमकिन है। अगर उसके दायरे में कोई चीज़ ऐसी दिखती है कि वह उसे भरोसे के साथ पा सकता है तो वह खुश होता है, लेकिन अगर रास्ते में मुश्किलें आती हैं तो वह दुखी होता है। उसके दायरे से बाहर जो है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए ऐसा होता है कि अमीरों की बहुत सारी दौलत गरीबों को परेशान नहीं करती और इसके उलट एक अमीर आदमी अपनी सारी दौलत से अपनी उम्मीदों के टूटने पर तसल्ली पाता है। कोई कहता है कि धन समुद्र के पानी की तरह, जितना ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा प्यास लगेगी। आप बन जाते हैं और यह बात शोहरत के बारे में सच है। दौलत और खुशहाली का नुकसान है, जैसा ही दुख का पहला दर्द खत्म होता है आदमी का मूड पहले जैसा ही हो जाता है और इसका कारण यह है कि जैसे कि किस्मत उसकी दौलत कम करती है वह खुद भी तुरंत अपनी दौलत कम करता है। लेकिन जब हम मुसीबत आती है तो अपनी दौलत कम करना ही सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो दर्द कम हो जाता है और दर्द महसूस नहीं होता।
जैसा कोई पुराना जख्म भर गया हो। इसके उलट जब हम पर अच्छी किस्मत आती है तो हमारी दौलत बढ़ती है, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने वाला कुछ नहीं होता। इसी बढ़ने के एहसास में इसका मजा है, लेकिन यह प्रोसेस से ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और जब कोई पूरा बढ़ना हो जाता है तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। हम अपनी दौलत के बढ़ने के आदी हो गए हैं, इसलिए हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना पैसा मिलता है। ओडिसी में इस सच्चाई को दिखाने वाला एक हिस्सा है, जिसकी आखिरी दो लाइनें मैं कोट कर सकता हूँ। धरती पर रहने वाले इंसान के विचार उस दिन ऐसे हो जाते हैं जैसे जो उसे देवताओं और इंसानों के पिता ने दिया है। नाराज़गी तब पैदा होती है जब हम अपनी मांगों की मात्रा बढ़ाने की लगातार कोशिश करते हैं, जबकि हम उन्हें पूरा करने वाले की मात्रा बढ़ाने में बेबस होते हैं। जब हम सोचते हैं कि इंसान की कितनी ज़रूरतें हैं, उसे उसका पूरा वजूद उन्हीं पर टिका है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा पैसे को, बल्कि उससे भी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। और नहीं, हमें इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि फ़ायदा ही ज़िंदगी का एकमात्र फ़ायदा बना दिया है, और हर उस चीज़ को किनारे कर दिया गया जो उस तक नहीं ले जाती, जैसे कि फ़िलॉसफी को मानने वाले लोग इसे मानते हैं।